हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे ठीक हो? मैं ये बोल रहा था कि अभी हम लोगों ने जो रे ऑप्टिक्स का जो मैक्सिमम पोर्शन रहा है, जो मेजर पोर्शन है हमने कंप्लीट कर लिया है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। और उसके हम लोग श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आ जाएंगे मैंने क्लास में कराए हुए तो वो क्वेश्चन आ जाएंगे नीट में या जी में, ऐसा नहीं है। बट हमने जो लगभग प्रोबेबल क्वेश्चन अच्छे लग रहे थे, हमने वो एमसीक्यू भी ले लिए हुए हैं। अब जो रे ऑप्टिक्स का थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है वो है आपका लेंस, थिन लेंसेस एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ऑप्टिकल एब्रेशन वगैरह थोड़े से हैं, वो पढ़ा लेंगे। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। देन बच्चों का ये रिक्वेस्ट था कि सर जो फुल लेंथ अभी हो रहा है, आज भी ज़्यादा आपका फुल लेंथ है ना, तो जो फुल लेंथ हो रहे हैं उसमें हमको कैपेसिटर के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, साहिल का भी कहना है, साली का और बाकी बच्चों का भी कहना है। तो इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर खत्म होते से ही हम लोग हर एक चैप्टर डेली रिवीजन करेंगे और डेली उसका पेपर सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास बहुत टाइम नहीं बचा हुआ है। आप ऐसा डिपेंड मत रहिए कि लॉकडाउन खुलेगा देन सर क्लास लेंगे और हमको ऐसे 3-4 हज़ार क्वेश्चन करा देंगे, प्रैक्टिस करा देंगे तो हमारा ये हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर लॉकडाउन खुल भी गया तो हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अभी हमको फिर से ये करना पड़ेगा। तो हमारे पास टाइम ही नहीं है ना, मतलब अगर हम चाहेंगे हम 4000 क्वेश्चन ले लो, तुमको प्रैक्टिस कराए, तो इम्पॉसिबल सी चीज है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है, तुमको रिवीजन भी करना है, बायो एंड केमिस्ट्री का भी देखना है, तो इम्पॉसिबल सी चीज है। तो अभी जो चीज हम क्लास में करने वाले थे, एक एक पेपर या एग्जाम ड्रिल की हम लोग बात कर ले, या फिर जो भी हमारे पास पेपर्स अवेलेबल हैं, जो अच्छे पेपर्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं, या फिर तुम लोग ने जो भी क्वेश्चन किए हुए, उस तरह के क्वेश्चंस पेपर हम लोग करना है। तो एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर का एक एक 45 क्वेश्चन का बंच हम लोग डेली करने वाले हैं। तो अभी तक हमारे पास यही प्लान है, बट उस प्लान को हम क्लास में करने वाले थे जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग अभी इसको ऑनलाइन ही करने वाले हैं। ऑनलाइन ये पॉसिबल हो भी रहा है, हम लोग अच्छे से कर भी रहे हैं, तुम लोग पढ़ भी रहे हो। दूसरा ये है कि तुम लोग अगर लेक्चर देख रहे हो तो 2 मिनट 4 मिनट देखने के बाद अगर तुमको उसे बोर लग रहा है, क्योंकि मैं खुद बहुत बोरिंग इंसान हूँ, मेरे मतलब सच बता रहा हूँ, बहुत बोरिंग इंसान। तो बोरिंग होने की वजह से आप लेक्चर को छोड़ रहे हैं, तो बोरिंग मत होइए, उसमें सारे कंसेप्ट हुए, चूंकि अगर अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है, कॉमेडी नहीं हो रही है, तो आपको पढ़ाया जा रहा है तो उस पर बोर होना है, आप उसको अच्छे से लेक्चर्स को देखिए, नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट तो अभी टाइम नहीं रहा बनाने के लिए, बट ये है कि रिवीजन फटाफट करने लग जाइए। और दूसरा ये है कि जो क्रैश कोर्स के बच्चे आए थे या 1-2 दिन क्लास हुआ है, तो वो उनके लिए भी ये बहुत फ्रूटफुल है, चूंकि यहाँ डेरिवेशंस के लिए टाइम हमारे पास है नहीं, हम टाइम वेस्ट कर भी नहीं रहे हैं, तो हम लोग जो रिवीजन कर रहे हैं उसी बेसिस पे आप पढ़ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है तो मैं तुमको ग्रुप में भी ऐड कर लेता हूँ, तो वहां से क्वेश्चंस तुमको मिल जाया करेंगे और इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ना हो जाए, अभी जो टाइम है हमारे पास उसी टाइम को यूटिलाइज कीजिए और टाइम को हम लोग किल नहीं करें फालतू। जैसे यूट्यूब हो गया, आप नेटफ्लिक्स पे चले जाइए, अमेजॉन वीडियोस पे चले जाइए और दुनिया भर की चीजें देखिए। आजकल तो मनी हीस्ट चल रहा है, तो लोग बहुत सारा उस पर टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आप 1-2 घंटे फेसबुक या यूट्यूब पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि जो बेवड़ा है और वो अपना दारू पी के टाइम वेस्ट करता है, उसके बराबर ही है। तो बेहतर है इन सब चीज़ों से दूर रहे। ऐसा ना हो जाए कि आज से दिन पाछे गए, मुँह से कहा नहीं पछताए उनका चिड़िया चुग गई खेत, तो ऐसा कुछ ना हो जाए आपके साथ। तो टाइम को यूटिलाइज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल बकवास नहीं करते ज़्यादा, अब पढ़ते हैं, ठीक। चलिए, तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है थिन लेंसेस ना, thin lenses and dispersion of light। तो हम लोग लेंस की बात करेंगे। तो लेंस 2 तरह के हैं हमारे पास, एक कन्वर्जिंग लेंस है और दूसरा क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। तो कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस में लगभग डिफरेंस हम लोगों को पता ही है, बट वो कैसे बनते हैं मैं फिर से एक बार पूरा एकदम रिव्यू करा दे रहा हूँ, ठीक है। 1 घंटे में क्लियर हो जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक स्फीयर है, एक दूसरा स्फीयर है, या फिर हम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक। तो अरे यार ये अच्छे से पढ़ना चाहिए ना, ठीक। ये कुछ ऐसा, तो ये एक लेंस है, ये वाली जगह लेंस है और ये लेंस है, ठीक है। और ऐसा ही हम, ये कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग
या कन्वेक्स लेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर हमने ऐसा दो स्फीयर ले लिया और ये जगह को जिस मटेरियल का हम बनाना चाहते भर देते, या फिर हमने एक ऐसी जगह ले ली, ठीक है, या फिर हमने क्या किया, हमने ऐसा किस कर दिया, अरे यार ये स्क्रू चला गया मेरा, ठीक है, ये कुछ ऐसा कट कर दो, ठीक है, ये लेंस। तो हमारे पास कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दो तरह के लेंस में तीन टाइप है। पहला है इसको हम लोग बोलते हैं बाई कन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? बाई कन्वेक्स लेंस। इसको बोलते हैं हम लोग प्लेनो कन्वेक्स। क्या बोलते हैं? प्लेनो कन्वेक्स। और इसको हम बोलते हैं कनकेवो कन्वेक्स। कनकेवो कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग बाई कनकेव बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लेनो कनकेव, ठीक है। इसको बोलते हैं कन्वेक्सो कनकेव, ठीक है। ये लेंस कन्वर्जिंग है, तो चाहे आप बाई कनकेव ले लीजिए, चाहे आप कन्वेक्स ये क्या है आपका कनकेवो कन्वेक्स ले लीजिए, चाहे प्लेनो कन्वेक्स ले लीजिए। इनका जो नेचर है जैसा इसका रहेगा वैसा उसका रहेगा, वैसा ही इसका भी रहेगा। तो ये सारे जो लेंस है वो क्या है? कन्वर्जिंग है। और ये सारे लेंस चाहे किसी भी टाइप में, तीन टाइप में से कोई भी टाइप का जो लेंस है वो क्या रहेगा आपका? डाइवर्जिंग ही रहेगा। यहाँ पर रे इंसिडेंट अगर पैरेलल होती है तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, यहाँ पर जब इंसिडेंट होती है तो ये कन्वर्ज हो जाएगी। कहाँ पे कन्वर्ज होगी हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको ये दो टाइप के लेंस आपको क्लियर हो गए हैं भाई हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करेंगे फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऐसा मिला, ये लेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल या ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से रेज आ रही हैं पैरेलल फॉर्म इनफिनिटी, तो ये कन्वर्ज होती हैं कहाँ पे? फोकल पॉइंट पे, ठीक है। तो ये फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये F1 हो गया, ठीक। अब हम लोग अगर बात करें यहाँ से, अगर रेज F2 ले लें इसको, अगर यहाँ एक फोकल पॉइंट है और फोकल पॉइंट से रेज आगे ऐसे पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? F1 बोलते हैं। ये जो है आपके पास ये क्या है? सेकेंडरी फोकल पॉइंट, और ये इसको बोलते हैं प्राइमरी फोकल पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी से क्या मतलब है बच्चों? जब हम लोग लेंस का फोकल लेंथ लेते हैं तो ये एक तरह का अजम्पशन है जो पूरी दुनिया मानती है। तो अजम्पशन क्या है कि जैसे मैंने क्या लगाया हुआ है? कनकेव लेंस लगाया हुआ है, तो ये क्या है? इसका पावर बोलते हैं माइनस में है, दूर से दूर दिखता है। वो तो आई इफेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बट फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखें तो ये क्या है? कन्वेक्स लेंस है और इसका बोलते हैं फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो जो भी हम लोग जब भी लेंस के फोकल लेंथ की बात करते हैं तो लेंस का फोकल लेंथ हम लोग सेकेंडरी फोकल पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो ये जो आपका फोकल पॉइंट है क्या है? सेकेंडरी फोकल पॉइंट है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? F2 जो होगा वो आपका फोकल लेंथ ऑफ द लेंस माना जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो इसका जो फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो जो हम लोग F2 की बात करेंगे, मान लीजिए वो F है, ये डिस्टेंस कितनी है? मान लीजिए F है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये पॉजिटिव फोकल लेंथ है, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे, लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर पैरेलल आती हुई रेज रिफ्रैक्शन के बाद उस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फोकल पॉइंट बोलते हैं। और अगर एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां से रेज ओरिजिनेट होती हैं और रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसको हम लोग प्राइमरी फोकल पॉइंट बोलते हैं। जब भी लेंस के फोकल पॉइंट की बात करी जाएगी, जब भी लेंस के फोकल पॉइंट की बात करी जाएगी तो हम क्या कंसीडर करेंगे? सेकेंडरी फोकल पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो कन्वेक्स लेंस का फोकल पॉइंट क्या होता है? सेकेंडरी होता है, दैट इज पॉजिटिव होता है, और वो F इक्वल टू हम लोग पॉजिटिव उसको मानते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, हो सकता था कि अगर ये जब शुरुआत हुई थी तो इसको बोलते कि नहीं हम लोग प्राइमरी लेंगे और दूसरा का प्राइमरी लेंगे, तो इसका कन्वेक्स का नेगेटिव होता, फिर कनकेव का क्या होता? पॉजिटिव हो जाता। तो ऐसे मतलब ये ऐसा कुछ एक असम्पशन है जो पूरी दुनिया मानती है, इसलिए हम लोग भी इसको मानते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे।
हो जाएगा आपका प्राइमरी फोकल पॉइंट और ये क्या था सेकेंडरी फोकल पॉइंट। तो यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस हम लोग क्या लेते हैं, इसको नेगेटिव लेते हैं। तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ हम लोग क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे, और कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये दूसरा पॉइंट था शायद, है ना, हमने डाले नहीं। अब ये थर्ड पॉइंट आपके पास है। एक नोट एंड रिव्यू करा लेते हैं कि ये रेस कैसे पड़ेगी तो किधर जाएगी, ये नॉलेज होना हमको बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सर जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हमको तो ये पता होना चाहिए ना कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस आएगी तो फोकल पॉइंट से जाएगी, या फिर अगर पोल से जाएगी तो सीधे निकल जाएगी, या फोकल पॉइंट से ओरिजिनेट होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां चली जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। ये चीजें हमको कम से कम पता होनी चाहिए। हालांकि मैक्सिमम लोगों को पता है, फिर भी मैं एक बार ये रिवीजन करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस में कम से कम 3 पॉइंट तो हमको याद होने चाहिए। ये रे पैरेलल आई है तो कहां से जाएगी, फोकल पॉइंट से होकर जाएगी। ठीक है, और दूसरा अगर मैं ऐसा देखूं तो अगर ये रे ऐसा है और ये आपका पोल से होके जा रही है तो ये सीधे निकल जाएगी, तो पोल से होके जाएगी तो सीधे निकल जाएगी ये रे ऐसा। और दूसरा हम लोग ऐसा देखें कि अगर मान लीजिए फोकल पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा है, रे हुई तो पैरेलल चली जाएगी। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें कनकेव लेंस की बात करें, ठीक है, कनकेव लेंस की बात करें तो कनकेव लेंस में भी आपके पास क्या होगा, अगर रेस पैरेलल जाएगी तो ये डाइवर्स हो जाएगी, ये कहाँ पे मिलेगी, फोकल पॉइंट पे मिलेगी। ठीक है, तो ये सेकेंडरी फोकल पॉइंट में मिलता हुआ फील होगा। ठीक है, अगर ये ऐसा होगा, अगर ये पोल से जाएगी तो सीधे निकल जाएगी, और अगर ये ऐसा कन्वर्जिंग रेज आ रही है तो ये पैरेलल होगी, तो ये appears to be meet at the point focal point F1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि ये ऐसा हो रहा है। ठीक, क्या होगा, पैरेलल आई है, फोकल पॉइंट जाएगी, पोल से निकल जाएगी और ऐसा ये। अब एक कहानी ये आती है कि अगर हमारे पास रेस पोल से जाती है तो क्या डेविएट होती है या फिर डिस्पर्स होती है। ठीक, तो पोल से जाती है तो क्या होता है, सीधे निकल जाती है, तो क्या डेविएशन थोड़ा बहुत होता है क्या, आइए चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास कहानी ऐसी है बच्चे कि पोल से जाती तो सीधे क्यों निकल जाती है, तो पोल से अगर जाएगी, ये आप क्वेश्चन भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें पोल की तो यहाँ पर ना 2 पैरेलल प्लेट है। क्या है, 2 पैरेलल प्लेट है। ठीक है, मतलब 2 पैरेलल साइड्स यहाँ पर है। तो अगर रेज ऐसे सीधे जा रही है तो निकल जाती है सीधे, क्योंकि परपेंडिकुलर अपीयर हो रही है। अगर मान लीजिए रेज थोड़ी ऐसे जा रही है तो सीधे निकल जाएगी, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो थोड़ा यहाँ से ये अपने पाथ से डेविएट तो नहीं होगा, बट लेटरल शिफ्ट हो जाएगा। लाइक हम बात करें, जैसे हमने ये स्लैब देखा हुआ था, याद होगा, तो ये कुछ ऐसा हुआ था और ऐसा, फिर फाइनली तो ये क्या होगा, डेविएशन नहीं हुआ, ये शिफ्ट हुआ है। तो आप समझिए कि आपको क्वेश्चन ये आता है कि इफ द लाइट रे passes to the pole of the lens then it deviated, it does not deviated but lateral shift is there। तो lateral shift हो जाता है लेकिन ये अपने पाथ से डेविएट नहीं होगा। अब ये होता है, चूंकि हम लोग बहुत ही ये कंसिडर, हम लोग कब से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पोल से जाएगी तो सीधे निकल जाएगी, सीधे निकलती है, लेकिन हो सकता है उस पाथ के पैरेलल निकले, तो डेविएट नहीं हुआ है, अपने पाथ के अपने डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाना डेविएशन है, अपने पाथ के पैरेलल चलना डेविएशन नहीं है, वो लेटरल शिफ्ट हुआ है। तो हो सकता है लेटरली रे शिफ्ट हो जाए लेकिन डेविएट होने वाली नहीं है। तो क्वेश्चन अगर आएगा तो पाथ से डेविएट होती है क्या, नहीं। लेटरल शिफ्ट होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है लेटरल शिफ्ट, लेकिन हम वो कंसीडर नहीं करते। पर अगर आंसर में लिखा है कि लेटरल शिफ्ट इज देयर, डेविएशन इज देयर एंड थर्ड बोथ ऑफ देम एंड फोर्थ आपको ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज, तो आप बोलोगे कि डेविएशन नहीं है बट लेटरल शिफ्ट वहां पर है अगर रे पोल से जाती है। बट हम लोग लेंस को बहुत थिन लेंस पहले ही बोला हुआ है तो हम उसको कंसीडर नहीं करते जब भी हम लोग ये थ्योरेटिकल कांसेप्ट पढ़ रहे होते हैं या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, समझे। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आपको क्या है, एक बकवास है जो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग ये समझते हैं कि 10th क्लास में पढ़ा हुआ है तो ये क्यों पढ़ेंगे। तो ये माइनस जो मिस्टेक है वो यहीं से होती है कि हम ऑलरेडी ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई हमारे पास तो 10th क्लास से पढ़ा है, तो ये कैसा। तो ये इसलिए ऐसा कि ये रिवीजन करना जरूरी है। तो आइए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन
इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, ठीक है। तो पहले हम कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। तो कन्वेक्स लेंस लिया तो पहले ले लो, तो अगर मान लो यहाँ पर है तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा ले ले, अगर मान लो फोकल पॉइंट पे है, सॉरी पैरेलल रेज आ रही है ऐसे, ठीक है, तो कहाँ पे बनेगा, फोकल पॉइंट पे बनेगा। थर्ड ले लो, ये आपके पास लेंस है ऐसा, और अरे यार अच्छा सा बनाना है डायग्राम जी। आपके पास इस तरह से मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकल पॉइंट है, और ये कितना है 2f है, ये फोकल पॉइंट है और ये कितना है 2f है, ठीक है। ओके, ये मान लीजिए f1 है और ये f2 है, बट हम लोग बाई कन्वेक्स लेंस ले रहे हैं तो हम दोनों का फोकल लेंथ इस वाले कर्व का दोनों कर्व का सेम मान रहे, तो ff ले रहे हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो ऐसे जाएगा, तो पैरेलल जाएगी तो फोकल पॉइंट से जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधे निकल जाएगी। तो जो इमेज बना है बियॉन्ड 2f बनेगा, और बड़ा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, ठीक। ओके, बहुत अच्छे सर, समझ गए हमको। अब फोर्थ की बात करें हमारे पास, तो आइए फोर्थ की हमारे पास बात करें तो ये ऐसा है, यहाँ से ये फोकल पॉइंट है, ये कितना है 2f है, ये फोकल पॉइंट है और ये 2f है। तो अगर हम 2f पे रखेंगे तो यहाँ से रेज गई और ऐसे निकल जाएगी फोकल पॉइंट से, और फिर ऐसे चल जाएगी, तो यहाँ पर इमेज बनेगा। तो अगर 2f पे रखेगा तो 2f ही बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, बराबर बनेगा, उतना ही बड़ा बनेगा, ठीक है। चलिए फिफ्थ की बात कर ले। 6-7 ही है यार, बस एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बट ये तुमको जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, रट्टा होना चाहिए, समझे। ये मान लो कितना है 2f है, अबे यार बिठा दे रहा, ये कितना है आपके पास, ये है ऐसा, ये है ऐसा, ये कितना f है, फिर से वही गड़बड़ हो रही है, सीधा तो बन जा। ये कितना f है, ये 2f है, और ये बियॉन्ड 2f ऑब्जेक्ट रखा है, ये f है, और ये कितना है 2f है। तो ये रे यहाँ से जाएगी तो फोकल पॉइंट से जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, और जो यहाँ से जाएगा तो ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर इमेज बनेगा। तो इमेज कहाँ बनेगा, f और 2f के बीच में, कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, छोटा बनेगा। तो अब कहानी क्या हो गई सर, देख अगर हमने ये समझना पड़ेगा तुमको, ठीक है, ये f है, ये 2f है, ये f है, ये 2f है। अगर हमने यहाँ पर रखे तो इमेज कहाँ पे था, यहाँ पे था। अगर हमने इसको यहाँ पे रखे तो इधर लेके आए तो इमेज कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। हम इसको और पीछे लेके गए यहाँ पे तो इमेज कहाँ पे आया, यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट लेंस से दूर जाएगा तो इमेज कहाँ आएगा, पास आएगा। अगर ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ जाएगा तो इमेज कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। तो ये ध्यान रखना, वेलोसिटी निकालते टाइम मैग्नीफिकेशन वेलोसिटी या वेलोसिटी मैग्नीफिकेशन जो क्वेश्चंस करते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड होगा तो डायरेक्शन अगर बोलेगा तो ध्यान रखना है कि सर अगर हमने, जैसे तुम समझो बात को, मैं तुमको और एक अच्छी चीज समझा देता हूँ। देखो अच्छी चीज क्या है, बहुत अच्छी चीज, ओहो अच्छी चीज है। तो अच्छी चीज ये है कि सर अगर मान लो हमारे पास ये वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का है तो एक हॉरिजॉन्टल होगा vox और दूसरा वर्टिकल होगा vy। तो भाई साहब ये जो इमेज होगा तो इमेज कहाँ जाएगा, कहीं इधर आएगा, नहीं सर उधर ही भागेगा ना। जब उधर भागेगा तो हॉरिजॉन्टल कितना होगा vix और वर्टिकल कितना होगा viy। तो ऑब्जेक्ट कैसा जाएगा, सॉरी इमेज कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। तो ये कहां से आई, ये बुद्धि जो है कहां से, बुद्धि है ये सर यहाँ से। तो ये चीज तुमको पढ़ना जरूरी है, ठीक। चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर पॉइंट हम लोग देखें तो 6 नंबर पॉइंट कहां पे, आइए। तो 6 नंबर वाला है कि सर हमारे पास, थोड़ा और आगे बनाते हैं इसको ना, मिटा लेंगे बाद में, ठीक है। ये ऐसा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकल पॉइंट है सर, ये 2f होगा सर, ये फोकल पॉइंट है और ये 2f, ठीक है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट हम लोग पोल एंड इसके बीच में रख दिए, पोल को P मान दे, तो यहाँ से गया और ये ऐसे चला गया और पोल से गया तो सीधा निकल गया। फिर हम लोग इसको ऐसा मिलाएंगे, तो मिलाएंगे तो कैसा मिलाएंगे, ऐसा मिलाएंगे तो सर क्या बनेगा, एक इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, लार्ज बनेगा, ठीक है। इरेक्ट बनेगा, क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं, इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ठीक है। बिहाइंड लेंस बनेगा, है ना। ये कहानी हमको पता होनी चाहिए। तो कैसा
पूरे कन्वेक्स लेंस में एक ही ऐसा केस होता है जहां पर आपको इमेज इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है, बड़ा बनता है, और वो कंडीशन होती है कि जब आपका ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर के ये फोकल पॉइंट एंड पोल के बीच में रखा हुआ हो। ठीक, आई होप क्लियर है। क्लियर क्या है भाई? रटना भी है। रटना क्या है? जैसे मुझे रटा हुआ ध्यान देना है, बार बार इसको देखेगा, बार बार समझेगा तो अपने आप याद हो जाएगा, और याद नहीं होगा तो क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था सर? कहानी ऐसी है, एक काम कर, ठीक है, ऐसा ये आपके पास म्यू एल है और ये क्या है? म्यू सराउंडिंग, SORROUND स्पेलिंग चेक कर लेना। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए ऐसा है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए इसका कितना है? R1 है और इसका कितना है? मान लीजिए R2 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 ऐसा लेते हैं। तो इसमें दो तीन टाइप के हम लोग पढ़ेंगे। आइए, हालांकि कनकेव में इमेज फॉर्मेशन भी देखना है, अभी वो छूट गया है जल्दी जल्दी में। चलिए, तो हमारे पास ये फार्मूला लेंस मेकर फार्मूला है। तो यहाँ पर क्या है सर कि जो R1 है वो क्या है? पॉजिटिव है, एंड R2 क्या है सर? वो निगेटिव, इधर वाला। ठीक, तो भाई कन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो 1/f बराबर म्यू लेंस विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग -1 इंटू 1/R1 माइनस -1/R2। 1 बाई फोकल लेंथ हो जाएगा म्यू लेंस सराउंडिंग -1 इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ये हो जाएगा F इक्वल टू, अब यहाँ से मैं F यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो जाएगा म्यू लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग -1 इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द बाइकन्वेक्स लेंस। बाइकन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। आइए, और चीजें क्या डिस्कस करने की बात है सर? यहाँ पे अगर हम बात करें इक्यू कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इक्यू कन्वेक्स लेंस है तो मतलब R1 बराबर R2 इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, और बराबर R से, है ना। तो हमारे पास जो फोकल लेंथ का फार्मूला था कितना? म्यू लेंस -1 विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इनटू R1 R2 अपॉन म्यू लेंस सराउंडिंग -1 इनटू R1 प्लस R2, यही था ना हमारे पास? यस सर। या फिर एक काम कर, तू फार्मूला लिख दे। फार्मूला क्या लिखेगा? 1/f इक्वल्स टू, है ना, म्यू -1 दैट इज लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग 1/r प्लस 1/r 1/f, चूंकि R1 R2 बराबर है तो जाएगा म्यू -1 और इनटू 2/r, तो f इक्वल टू r/2 इनटू म्यू -1। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ इक्यू कन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम आर सराउंडिंग। समझे? चलिए आगे बढ़ेंगे। ये इक्यू कन्वेक्स हो गया। अब ले लो प्लेनो कन्वेक्स ले लो, ठीक है, तो लिखो प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स की हम लोग बात करें तो प्लेनो कन्वेक्स कैसा होता है? ऐसा होता है ना, तो आपके पास R1 बराबर तो मान ले R है और R2 बराबर कितना है? इन्फिनिटी है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिया? म्यू, तो 1/f बराबर म्यू -1 इनटू 1/r माइनस 1/infinity, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा? r/म्यू -1। अब समझ बात को, ठीक? मतलब क्या हुआ कि सर इसका जो फोकल लेंथ कितना था? r/2 इनटू म्यू -1 बराबर फोकल लेंथ, ठीक है, ऐसा मान लो f1 मान लो या कुछ भी, ठीक है, f डैश मान लो। अगर इसको बीच से कट कर दे तो क्या हो रहा है? ये मिल रहा है, तो इसको कट करने पे ये मिल रहा है, तो फोकल लेंथ क्या हो जा रही है? ये अगर ये 1 है तो ये 2 है। क्यों? r/म्यू -1 ये है और ये r/2 म्यू -1 है, तो अगर ये 1 है तो ये कितना है? 2 है, मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? आधी। तो अगर आपके पास मेरा ये लेंस है
और लेंस को तू स्लाइस करेगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, मतलब आपके डबल होगी। और हम लोग तभी इसको लिखेंगे जब वो इक्यू कन्वेक्स लेंस रहा होगा। ये नहीं कार्बन R2 अलग अलग है तो फिर हम लोग इसको आधा कर दे रहे हैं, तो कार्बन R2 की जगह R रहेगा क्या, नहीं, अलग अलग रहेगा तो फिर वो अलग केस बनेगा। बट फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पर देखें, हालांकि ये कटिंग ऑफ लेंस में हम लोग पढ़ाते हैं, बट यहीं पे ध्यान आ गया तो यहीं पे दिखा दिया तुमको कि प्लेनो कन्वेक्स लेंस, अगर हम एक बाई कन्वेक्स लेंस को कट करेंगे, स्लाइस करेंगे तो दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस बनेंगे। तो अगर बाई कन्वेक्स का लेंस का फोकल लेंथ ये आया है तो इसका डबल ये आता है, मतलब फोकल लेंथ क्या होती है, दुगनी हो जाती है। वो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड स्लाइसिंग ऑफ लेंस या कटिंग ऑफ लेंस में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। आइए लोग आगे बढ़ें। अब देख इमेज फॉर्मेशन, नेक्स्ट पॉइंट तुम देख लेना क्या है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। तो मान लीजिए आपके पास ये ऐसा है कनकेव लेंस है, यहाँ से मान लीजिए रेज ऐसे कन्वर्जिंग रेज आ रही है तो ये डाइवर्ज होकर पैरेलल हो जाएगी, तो इट अपीयर्स टू बी मीटिंग एट दिस पॉइंट F। तो यहाँ पर आपके पास इमेज बनेगा, ठीक, वर्चुअल इमेज बनेगा। अब हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये आपके पास फोकल पॉइंट है, ये 2F है, ये फोकल पॉइंट और ये 2F है। ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रखेंगे, मतलब कहीं भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। अगर ये ऐसा जाएगा वैसा जाएगा और इसको हम पीछे ऐसा बढ़ाएंगे तो हमको क्या बनेगा, एक इमेज बनेगा जो कि छोटा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा, समझे। तो मेरे हिसाब से अब मेरे हिसाब से क्या है ये भाई, तो आपके पास कनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रखिए तो जो आपका इमेज बनेगा वो छोटा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो एक ही केस कन्वेक्स कनकेव में बनता है और एक केस ये बनता है, बट कन्वेक्स में बहुत सारी वैरायटी है, तो आपको कम से कम 5-6 पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ें, ठीक। अगर हम लोग इक्यू कनकेव लेंस ले लेते हैं, ठीक है, इक्यू कनकेव लेंस। तो इक्यू कनकेव लेंस लिया तो सर हमारे पास क्या हो गया, ये हो गई R1 और ये हो गया R2। तो R1 क्या है, नेगेटिव है, और R2 क्या है, पॉजिटिव है, और ये दोनों हमने क्या माना हुआ है, R। तो 1/f बराबर क्या लिखेगा, म्यू -1 इंटू -1/r और -1/r। R1 R2 R माना है, इक्यू कनकेव है तो हो जाएगा 1/f इक्वल टू म्यू -1 इंटू -2/r। तो f बराबर हो जाएगा -r/2 इंटू म्यू -1। तो हम लोग फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस लेते हैं नेगेटिव, और वो उतना ही है जितना इक्यू कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आया है, बट यहाँ पर ये नेगेटिव है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, हालांकि स्पीड हो रहा है थोड़ा, बट आप रोक रोक के देख लेना, ठीक है। आवाज तो क्लियर होगा शायद, शायद मेरी। चलिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है नेचर ऑफ लेंस चेंज विथ मीडियम। क्या हुआ सर, हमारे पास मान लीजिए ये कन्वेक्स लेंस है, तो ये कन्वेक्स लेंस क्या होता है सर, कन्वर्जिंग होता है। अच्छी बात है, कन्वर्जिंग होता है, बहुत बढ़िया। तो अगर ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये क्या है, फोकल पॉइंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये म्यू लेंस है और ये क्या है, म्यू मीडियम है, वेयर म्यू लेंस इज ग्रेटर देन म्यू मीडियम। तो ये कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग ही रहेगा। अगर मान लीजिए आपके पास एक ऐसा लेंस है, एक कन्वर्जिंग लेंस है और इसको एक ऐसे मीडियम में रखा गया है, ऐसा मीडियम में रखा गया है, ऐसा मीडियम में रखा गया है, कैसा मीडियम में रखा गया है, ऐसा मीडियम में रखा गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। तो ये क्या होगा, अगर रेज यहाँ से ऐसे आएगी तो क्या हो जाएगी बेटा, डाइवर्ज हो जाएगी। तो अभी क्या हुआ कि मीडियम के हिसाब से कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग हो गया है। सिमिलरली अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो कन्वर्जिंग हो जाएगा अगर वो ऐसे मीडियम में रखा गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। अगर आपके पास लेंस है, चाहे कन्वर्जिंग हो या डाइवर्जिंग हो, अगर वो ऐसे मीडियम में रख लिया जाए जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, तो लेंस एक ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करने लग जाएगा। अगर इसमें से व्हाइट डॉट
लाइट जाएगी तो सीधा पास कर जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्शन लेंस की तरह या कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नहीं होने वाला है। मतलब डाइवर्जिंग लेंस हो या कन्वर्जिंग लेंस हो, उसको ऐसे मीडियम में रख दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। तो हमारे पास क्या होगा बच्चे, वो जो लेंस होगा एक ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा, तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नेचर उसका खत्म हो जाएगा। तो कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग हो जाएगा अगर उस मीडियम में रखा गया है जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। डाइवर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग हो जाएगा अगर ऐसे मीडियम में रखा गया है जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा हो, इस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, एनालिसिस ऑफ इमेज formed by lens। तो पहला है साइज, लोकेशन लिखिए, लोकेशन ऑफ इमेज। दूसरा आपके पास है नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। तीसरा आपके पास है ओरिएंटेशन ऑफ इमेज, ठीक है। एंड लास्ट आपके पास है साइज ऑफ इमेज। ओके, आइए बात करते हैं। तो ये कौन बताएगा? लेंस फार्मूला बताएगा। लेंस फार्मूला क्या होता है सर? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ, ठीक है। और ये कौन बताता है सर? मैग्निफिकेशन बताता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है सर? मॉड ऑफ v/u। मॉड ऑफ v/u लेने से फायदा ये रहता है कि अगर हमको पता है कि कौन सा इमेज किधर बनेगा तो हम लोग वहाँ माइनस उस हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ माइनस पहले से लगाएगा तो लगा सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। लेंस मेकर फार्मूला क्या बताएगा? लोकेशन एंड नेचर बताएगा, ठीक है। ओरिएंटेशन एंड साइज कौन बताएगा? मैग्निफिकेशन बताएगा। तो ये जो मैग्निफिकेशन होता है ये होता है लेटरल मैग्निफिकेशन। ये कौन सा मैग्निफिकेशन होता है? लेटरल मैग्निफिकेशन। बॉडी ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस पे खड़ा हुआ है, तो खड़ा हुआ है तो जब मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो क्या लेंगे हम लोग लेंगे v/u। अगर बॉडी लेटा हुआ है तो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है? इसका स्क्वायर होता है, v²/u² होता है। तो ये क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन लेटरल मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसी पॉइंट पे हम लोग आगे देखते हैं कि मान लीजिए सर हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और ये क्या होता है? v/u होता है। और अगर हम लोग इसको बात करें कि ये लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है, तो लॉन्गिट्यूडनल कितना होता है? v/u का होल स्क्वायर होता है, ठीक। अब हमारे पास मान लीजिए ऐसा एक लेंस है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना अगर होता है तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये v0 से जा रहा है, इधर पे कैसा जाएगा? vox से जाएगा, इधर पे कैसा जाएगा? voy से जाएगा। तो इमेज कहाँ पे है? यहाँ पे जाएगा, तो v इमेज ऐसा रहेगा और v इमेज x डायरेक्शन में ऐसा जाएगा, v इमेज y डायरेक्शन में ऐसा जाएगा। स्वाहा। आइए तो सर जब हम लोग ये y डायरेक्शन वाला स्ट्रीट निकालेंगे ना तो हम लोग क्या लेंगे? लेटरल मैग्निफिकेशन लेंगे। जब x डायरेक्शन वाला वेलोसिटी निकालेंगे ना तो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन लेंगे। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन लेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हमने वहां पे लिया हुआ था, कहां पे? कन्वेक्स मिरर में या कनकेव मिरर में भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो एक पिन लेटा हुआ है, तो बॉडी लेटा हुआ है, तो फिर हमने स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से, अरे कल ही क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको अब ये करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जगह है हमारे पास, तो v/i y बराबर m इनटू ये लॉन्गिट्यूड ये लेटरल मैग्निफिकेशन है, समझ गया? ये हो जाएगा v/o/y और v/x जो होगा लेटरल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इनटू v/o/x। बहुत एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताओ चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ फोकल लेंथ
ऑफ थिन लेंस। ठीक है, तो हमारे पास क्या है बच्चों, मान लीजिए ये एक स्क्रीन है, ठीक है, और यहाँ पर एक लेंस रखा हुआ है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, d है। तो d के बारे में हम लोग लिख लेते हैं कि इफ वी रिक्वायर टू मेक a real image of a real object, then distance between lens and screen d greater than 4f। ये कितना होना चाहिए, 4f से। अगर रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज आपको स्क्रीन पे बनाना है तो लेंस और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ से ज्यादा होना चाहिए। तो मान लीजिए बच्चों हमने यहाँ पर हालांकि बहुत जगह कम है हमारे पास, तो हम लोग अलग कागज से लिख देते हैं। मान ले बेटा आपके पास ये क्या है, ये u है और ये हमने u मान लिया यहाँ पे, और जो हमारे पास इमेज बन रहा है तो ये कितना बन रहा है, v बन रहा है। अच्छी बात है, तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, 1/f इक्वल टू 1/v और माइनस 1/u। तो यहाँ पर आपके पास जो v है वो क्या है, पॉजिटिव है, और u क्या है वो निगेटिव है। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर अगर हम लेंस को शिफ्ट कर दें, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर इमेज, समझो बात को, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जहाँ पे हमने रखे हुए थे इमेज यहाँ पे बन गया, फिर हमने इसको लेंस फार्मूला लगाया तो हमारे पास आ गया 1/v प्लस 1/u बराबर f। तो अगर 2 + 3 है तो 3 + 2 भी तो 5 ही आएगा ना भाई। तो 1/u प्लस 1/v या 1/v प्लस 1/u, मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट की जगह पे हम इमेज रख दें, इमेज की जगह पे ऑब्जेक्ट रख लें, तो फिर इमेज कहाँ बनेगा, जहाँ पहले ऑब्जेक्ट था। क्या कहानी हुई कि पहले ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इमेज बन रहा था, हमने फार्मूला लगाया तो हमें मिला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f मिला, बिल्कुल मिला सर। फिर हमने क्या किया, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, जो कि प्लस है ना भाई, जो कि 2 + 3 और 3 + 5 करेगा, 2 + 3 और 3 + 2 करेगा तो 5 ही आएगा ना। तो अब कहानी ये है कि सर ये अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, इमेज यहाँ बन रहा है, तो अगर हम इमेज की जगह पे ऑब्जेक्ट को रख दें तो आपके पास जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट की जगह पे बनेगा। तो हमने क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया, हमने लेंस को शिफ्ट कर दिया। ये मैं मिटा दे रहा हूँ, हमने लेंस को क्या किया है, शिफ्ट किया है। तो लेंस को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक। तो लेंस को जब हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमने मान लिया है कि ये u हो गया है, तो फिर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये v हो जाएगी, ठीक है। तो हमने कितना शिफ्ट किया है सर, मान लीजिए x शिफ्ट किया है, तो हमारे पास फोकल लेंथ होता है d² - x² 4d। आइए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अब इसको थोड़ा एक बार और रिव्यू कर लेते हैं कि सर हमारे पास क्या है, ये एक स्क्रीन है और यहाँ पर लेंस पहले यहाँ पे रखा हुआ था, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो आपके पास जो इमेज बन रहा है यहाँ पर बन रहा था, और फिर हमने लेंस को ऐसा कर दिया है तो हमारे पास क्या हुआ कि ये आपके पास v हो गया और किसके बराबर हो गया, u हो गया। इस ऑब्जेक्ट का इमेज फिर से यहीं पे बन रहा है, तो हमारे पास 2 इमेज बन रहे हैं। तो हमारे पास अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, S0 है, और साइज ऑफ इमेज क्या है, S1 एंड S2 है, तो S0 बराबर √S1 एंड S2। और फोकल लेंथ हम क्या लिखते हैं, d² - x² 4d। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में फार्मूले का यूज होता है, तो ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है, बट इस फार्मूले पर बेस्ड जेईई और नीट में क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कटिंग ऑफ लेंस, ठीक है। लेंस पहले पावर पढ़ लेते हैं, ठीक है। पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस की हम लोग बात करें तो पावर इक्वल टू होता है 1/, फोकल लेंथ। पावर इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ इन मीटर। ध्यान रखना पावर का यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर होता है। डायोप्टर का स्पेलिंग चेक कर लेना, सही है कि गलत, ठीक है। तो डायोप्टर होता है इसका पावर का आपके पास यूनिट होता है, ठीक।
तो अगर आपके पास फोकल लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर है, मतलब कितना है 1 मीटर है, तो पावर बराबर कितना हो जाएगा 1/100 सेंटीमीटर या 1/1 मीटर, तो पावर कितना हो जाएगा 1 डायप्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मान लीजिए आपके पास इस तरह से रखा हुआ है, ये लेंस है, इसका पावर P1 है, इसका पावर P2 है, जो P इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा P1 प्लस P2 आएगा। ये आपको फोकल लेंथ F1 और F2 दिया है, तो 1/F इक्विवेलेंट कितना आएगा आपके पास 1/F1 प्लस 1/F2, तो 1/, ये पावर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा तो 1/F1 कितना है P1 है, और प्लस ये कितना हो जाएगा P2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम लोग अलग अलग नेचर के लेंस को कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, तो ये दूसरा केस यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो क्या हो गया सर, हमने एक कन्वेक्स लेंस लिया हुआ है और दूसरा हमने क्या लिया, कनकेव लेंस ले लिया है। इसका फोकल लेंथ F1 है, इसका F2 है, तो 1/F इक्विवेलेंट जो होगा 1/F1 माइनस 1/F2 होगा। तो पावर इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, P1 माइनस P2 होगा, क्योंकि कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है नेगेटिव होता है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, बेटा ये अब हम लोग लिखेंगे कटिंग ऑफ लेंस। अब लिखेंगे, ठीक है, लिखिए कटिंग ऑफ लेंस। मान लीजिए हम लेंस को कट करते हैं तो दो तरीके से कट कर सकते हैं। ये मान लीजिए आपके पास ऐसा लेंस है, आपने इसको ऐसे स्लाइस कर दिया। लेंस मतलब हमारे पास ये हमने जो पहना हुआ है ये क्या है, कनकेव लेंस है, तो इसको मान लीजिए हमने ऐसा कट किया, ऐसा कट करके दो पतले पतले सेम लेंस बना दिए। और दूसरा होता है कि आप तोड़ दीजिए, इसको ऐसे कट कर दीजिए, और एक आप ऐसे कट करेंगे। तो हमने क्या किया है, लेंस को ऐसे स्लाइस किया है, तो जो ये लेंस बनेगा कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ठीक है, ये ऐसा बनेगा, और ये भी कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, ये दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस बन गए। तो अगर इसका फोकल लेंथ F रहा होगा तो ये हो जाएगा 2F और ये हो जाएगा 2F। तो बोले कंबाइन करो, तो कंबाइन करोगे तो 1/F इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/2F प्लस 1/2F। अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो 1/F इक्विवेलेंट कितना होगा 1/2F प्लस 1/2F, तो कितना हो जाएगा ये 2/2F। 2/2F मतलब 1/F, फिर से वही मिल गया। तो अगर फोकल लेंथ F है तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस अगर स्लाइस करने के बनते तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। अब समझ बात को कि अगर इसका फोकल लेंथ F है जिसका पावर 1/F है, अगर इसका फोकल लेंथ 2F है तो 1/2F है, तो पावर कम हो जाएगा। तो अगर आप लेंस को स्लाइस करते जाएंगे तो पावर कम हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, समझे। अब अगर मान लो तुम्हारे पास ये लेंस है, ठीक है, और लेंस को हमने यहाँ से कट कर दिया या तोड़ दिया, तो ये कैसा मिला, ये कुछ हमको ऐसा मिलेगा। तो अभी इसका फोकल लेंथ अगर F रहा होगा तो इसका भी फोकल लेंथ F ही रहेगा, क्योंकि इसका जो थिकनेस है वो चेंज नहीं हुआ है, तो आपका फोकल लेंथ वही रहेगा, फोकल लेंथ चेंज होने वाला नहीं है। बट अपर्चर कम हो गया तो लाइट रेस आएगी तो इमेज तो बनेगा, लेकिन इमेज उतना क्लियर या क्लैरिटी से नहीं बनेगा जितना क्लियर या क्लैरिटी से इस पूरे लेंस में बनता था। तो जब हम लोग इसको ऐसे कट करेंगे तो जितना फोकल लेंथ ऊपर वाले पार्ट का रहेगा उतना ही नीचे वाले पार्ट का रहेगा, फोकल लेंथ में चेंज नहीं आएगा, बट इमेज का इंटेंसिटी कम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इसको ऐसे स्लाइस करेगा तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा कन्वेक्स लेंस में, तो ऐसा कनकेव लेंस में भी होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, image formed by lens with multiple refractive index। तो मान लीजिए आपके पास एक लेंस है ऐसा, तो इसके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फिर दूसरा कैसा है, ऐसा है, फिर तीसरा ऐसा है, फिर चौथा ऐसा है, फिर पांचवा, छठा, टाटा, सातवां ऐसा है। तो आपके पास अगर मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसके कितने इमेज बनेंगे, जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे उतने इमेज बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इमेज कितना बनेगा, 7 बनेगा। अगर 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा तो 2 बनेगा, 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा तो 3 बनेगा, 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा तो 4 बनेगा। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आप एकदम क्लियर रहिए, ठीक। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सर अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए लाइट अलग अलग डायरेक्शन में टर्न होगी, ठीक है, तो इमेज अलग अलग बनेगा, समझे। बट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस से जाएगी तो सीधा जाएगी, तो इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं करेगा, तो इमेज अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल के लिए अलग अलग बनेगा, ठीक है। तो इसलिए 7 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो 7 इमेज बनेगा, है ना। 20 होता तो 20 बनता, 15 होता तो 15 बनता, 70 होता तो 70 बनता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे
पॉलिश्ड लेंस, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास ऐसा एक लेंस है और यहाँ पर हमने पॉलिश कर दिया, ठीक। तो मिरर का फोकल लेंथ मान लीजिए FM है और लेंस का कितना है, FL है। तो यहाँ से अगर एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से क्या है, फिर ये ऐसे थोड़ा सा ये ऐसा होगा, ये गया है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर से ये रिफ्लेक्ट होगा। तो क्या बनेगा, इमेज कहीं ना कहीं बनाएगा। तो इमेज बनाएगा तो क्या होगा सर, 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ, 1 बार रिफ्लेक्शन हुआ। तो 2 बार किसका यूज हुआ है, लेंस का यूज हुआ और 1 बार मिरर का यूज हुआ है। तो 1/f इक्विवेलेंट जो होगा 1/f और प्लस 1/fm और प्लस 1/fl हो जाएगा। 1/f इक्विवेलेंट जो होगा तो कितना हो जाएगा, 2/fl प्लस 1/fm। दिस इज आंसर। तो हम लोग अब जब हमारे पास पॉलिश लेंस रहेगा और हमको बोलेगा कि तुम बताओ फोकल लेंथ, हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। आइए चलो राइट, क्वेश्चन ले लेते हैं जो बेस है पॉलिश लेंस पे। तो मान लीजिए आपके पास एक ऐसा लेंस है, यहाँ पे पॉलिश किया गया है और बढ़िया बात। एफ बराबर यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 60 सेंटीमीटर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। और ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे मान लीजिए एक पिन रखा हुआ है और ये आपका ऑब्जेक्ट है H, ठीक। तो H साइड पे रखा हुआ है, ठीक। तो ये बोल रहे हैं कि H कितना होना चाहिए कि इमेज वही बने। तो लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें कि इमेज उतनी ही दूरी पे बने। तो इमेज उतनी दूरी पे बनने के लिए कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेगा, मतलब 2f पे रखेगा। तो अगर हम कोई h पता करना है कि इसको कहां पे रखें, तो इसका हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल के डबल कर देंगे तो h आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने का फार्मूला क्या है, f इक्विवेलेंट बराबर 1/2 लेंस और प्लस 1 मिरर। तो मिरर का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। लेकिन इसका 30 मत लिख देना क्योंकि ये फार्मूला से आएगा तुम्हारे पास। तो कहां से आएगा सर, आइए ये होगा तुम्हारे पास R1 है और ये R2 है। तो फोकल लेंथ बराबर कितना होता था, R1 R2 अपान म्यू माइनस 1 इंटू R1 प्लस R2, यही होता था। हमारे पास हो जाएगा F इक्वल टू 60 इंटू 30 और अपान R1 माइनस R2, ठीक। म्यू कितना है, ये मान लीजिए ग्लास है, तो ग्लास का कितना होता है 3/2। तो 3/2 मतलब अब समझ क्वेश्चन समझ में आया है आपको, फिर मैं समझा देता हूँ। एक ऐसा लेंस है जिसके इधर पे ये कौन सा लेंस है, आपके पास इस तरह से एक लेंस रखा हुआ है। ये इस तरह से हमने एक सरफेस को पॉलिश कर दिया है, कन्वेक्स वाली सरफेस को पॉलिश किया है, कनकेव पे इंसिडेंस हो रहा है और ये जाके ऐसा एक ऑब्जेक्ट रखा है h हाइट पे। ऑब्जेक्ट h को कितनी हाइट पे या h को कितना होना चाहिए कि जो इमेज बने फिर से उसी पिन पे बने। तो इमेज बनने के लिए उसी पिन पे बनने के लिए h का जो लेंथ होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस होना चाहिए। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, जो इक्विवेलेंट होगा 2/f लेंस अपान 1/f लेंस, क्योंकि 2 बार यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है और 1 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हम लोग f इक्विवेलेंट निकालेंगे, ऐसा निकालेंगे। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस हम लोग डायरेक्टली इसका आधा नहीं करेंगे बट मिरर का हम लोग आधा कर देंगे। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो f लेंस कितना होता था, R1 R2 अपान म्यू माइनस 1 अपान R1 माइनस R2। ये कहां से आया था सर, ये यहां से आया था। 1 अपान f लेंस बराबर हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। बोलो R1 R2 दोनों का साइन सेम होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही तरफ है तो R1 R2 का साइन सेम होगा। आइए देख लेते हैं। तुम्हारे पास मिलेगा सर 1 अपान f लेंस बराबर म्यू कितना है 3/2 माइनस 1 इंटू 1/60 माइनस 1/30। तो उसको लिख देंगे 1 लेंस बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 3/2 है ना बे। तो 3/2 है तो R1 30 ना, R1 तो 30 R1 30 और R2 ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1/60। तो ये मिल जाएगा तुम्हारे पास 0.5 इंटू 60 इंटू 30 अपान 60, 0.5 इंटू 60 माइनस 30 अपान 60 इंटू 30। तो F1/FL मिल रहा है ना, तो इसको उल्टा करेंगे तो हमारे पास मिलेगा FL बराबर 60 इंटू 30 अपान 1/2 इंटू 30। 30 ने 30 को मार दिया और ये कितना हो गया
120, तो एफ एल बराबर कितना आया 120 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है एफ इक्विवेलेंट, तो एफ इक्विवेलेंट कहां से निकलेगा भाई, ये मैं मिटा दे रहा हूं। तो एफ इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर 2/120 प्लस 1/15, तो ये हो जाएगा 60, तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/60 और प्लस 15 चौका 60, तो 4/60 लिख दूं 1/15 को, बिल्कुल लिख देता हूं, तो हो जाएगा 5/60, तो f इक्विवेलेंट जो आएगा 60/5, तो 12/5 जा तो 12 सेंटीमीटर इसका इक्विवेलेंट आया। तो ये फोकल लेंथ कितना आ गया इसका, लेंस का कम है, इक्विवेलेंट कितना है 12, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 24, तो h बराबर कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर पे रखेंगे, तो फिर से इमेज वहीं पर बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और आते भी हैं, तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है बच्चे, वो 2/f लेंस प्लस 1/f मिरर, f मिरर जो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा हो जाएगा, जिस सरफेस पे पॉलिश होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर के फोकल लेंथ निकालने के लिए करेंगे, और लेंस का फोकल लेंथ निकालने के लिए लेंस मेकर फार्मूला यूज करेंगे, और फिर हम लोग वहां पर उसको सॉल्व कर लेंगे। f लेंस आ जाएगा, f मिरर आएगा, फिर हम लोग इस फार्मूले पे रख देंगे, हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी। और हमको अगर वो 2f पता करना है कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखूं कि इमेज वहीं पर बने, तो 2f पे करना है, तो 2 * f कर देंगे, तो आपको 24 आंसर आया हुआ है। ठीक है बच्चों, लेंस खत्म हो गया है, अब हम लोग थोड़ा सा डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आइए लिखे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है, मतलब अगर व्हाइट लाइट आ रही है, तो व्हाइट लाइट में हम बचपन से जानते हैं कि 7 कलर्स होते हैं, तो किसी एक मीडियम में अगर प्रवेश करती है, इंटर करती है, तो उस मीडियम में प्रोपेगेट होती है, तो जब वहां उस मीडियम से बाहर निकलेगी तो अपने अलग अलग कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट कोई भूत बयार, कोई चुड़ैल नहीं है। ये क्या है कि अगर व्हाइट लाइट जा रही है, किसी एक ऑप्टिकल डिवाइस से पास होती है, तो अपने साथ अलग अलग कलर में विजुअल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, तो हम उसको बोलेंगे ये लाइट का डिस्पर्शन है। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट हम लोग आइए देखते हैं। तो डिस्पर्शन बाय द प्रिज्म लिख लेता हूं, डिस्पर्शन बाय प्रिज्म। डिस्पर्शन बाय प्रिज्म को मान लीजिए, एक तो इसके पहले एक पढ़ लेते हैं क्या, कॉची इक्वेशन, CauCHYEQUAIO। कॉची इक्वेशन बोलते हैं कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल होता है वो डिपेंड करता है 1 + b/λ² + c/λ⁴। ऐसा एक इक्वेशन दिया था, ये वाला इग्नोर करते हैं क्योंकि लैम्डा ऑलरेडी एक फॉर्म में है आपके पास विजुअल लाइट का, और फिर इसका पावर 4 करेंगे 1 करके तो और वैल्यू कम आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, हम लोग ये ले लेते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि μ प्रोपोर्शनल टू 1/λ², ये भी बोल सकते हैं। मतलब जो लैम्डा रेड होता है बेटा, वो लैम्डा वायलेट से ज्यादा होता है, तो म्यू वायलेट जो होगा म्यू रेड से ज्यादा होगा। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट से ज्यादा रहेगा। 2019 नीट में पूछा गया है कि रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा कौन सी लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो इतना हल्का क्वेश्चन पूछा गया था। तो रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है उसका कम रहेगा। तो फिलहाल कॉची ने ये हमको बता दिया। अब यही कांसेप्ट है, इसी की वजह से हमारे पास डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है। तो आइए देखते हैं। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो होता है, तो क्या हुआ कि हमारे पास प्रिज्म है मान लीजिए, ठीक है, डिस्पर्शन बाय द प्रिज्म। तो मान लीजिए ऐसा एक प्रिज्म है, यहाँ पे लाइट ऐसा इंसिडेंट हुई है और ये आपका इंसिडेंट एंगल है, तो इसमें बहुत सारी लाइट्स हैं, तो जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा वो लाइट ज्यादा डेविएट होगी, ऐसा जाएगा, और ये ऐसे गई, और ये ऐसा, तो ये आपका V है, ये येलो है और ये रेड है, और एक्चुअल लाइट को ऐसा जाना था। फिर ये क्या होगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और फिर ऐसा, तो V, Y और R। तो आपके पास सबसे ज्यादा डेविएशन अगर हम बात करें डेल्टा R, और ये कितना है डेल्टा V, डेल्टा Y, और ये कितना है डेल्टा V। तो डेल्टा V इज ग्रेटर देन और डेल्टा Y इज ग्रेटर देन डेल्टा R। तो ये आपके पास डेविएशन एंगल्स है। तो डेविएशन सबसे ज्यादा किस लाइट का होगा, सबसे ज्यादा वायलेट लाइट का डेविएशन होगा, और फिर सबसे कम डेविएशन किसका होगा, रेड लाइट का होगा। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आइए
डिस्पर्सन बाय स्मॉल एंगल प्रिज्म। मान लीजिए आपके पास स्मॉल एंगल प्रिज्म है ऐसा, तो हमारे पास ये लाइट इंसिडेंट हुई ऐसा ऐसा, अरे यार ठीक है ना, ये हो गया और ये मान ले ऐसा हो गया, तो ये V बाई और R, और ये लाइट ऐसे गई, तो डेल्टा R इक्वल टू म्यू R माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा V बराबर म्यू V माइनस 1 इंटू ए, ठीक है, डेल्टा Y बराबर म्यू बाई माइनस 1 इंटू ए। इसको बोलते हैं डेविएशन एंगल या डिस्पर्सन एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास चलिए डेविएशन एंगल बोलते हैं, डिस्पर्सन एंगल नहीं बोलते, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं डिस्पर्सन एंगल। तो ये आपके पास क्या है, डेविएशन एंगल, क्या है, डेविएशन एंगल है। अब हम बात करें डिस्पर्सन एंगल की, डिस्पर्सन एंगल, तो डिस्पर्सन एंगल होता है डेल V माइनस डेल R, तो डेल V माइनस डेल R कितना हो जाएगा, म्यू V माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू R माइनस 1 इंटू ए, तो जाएगा म्यू V माइनस म्यू R इंटू ए, तो ये होता है डिस्पर्सन एंगल D होता है, ठीक है। ये आपका प्रिज्म एंगल था, तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। अब आइए बात करते हैं डिस्पर्सिव पावर की। तो सर डिस्पर्सिव पावर भी यही डिफाइन कर लेते हैं, तो डिस्पर्सिव पावर, तो डिस्पर्सिव पावर होता है डिस्पर्सन एंगल अपॉन डेविएशन एंगल, तो डेविएशन एंगल तो कितना हो जाएगा, डेल V माइनस डेल R अपॉन डेल Y, तो इसको ऐसा लिख देते हैं। आइए ये होगा बेटा आपके पास म्यू V माइनस म्यू R इंटू ए अपॉन म्यू Y माइनस 1 इंटू ए बराबर डिस्पर्सिव पावर ओमेगा, इसने इसको मारा म्यू V माइनस म्यू R अपॉन म्यू Y माइनस 1, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ठीक है। तो आप मान लीजिए इसको बोलते हैं, तो मान लीजिए एक साइड प्रिज्म आपने लिया हुआ है और दूसरा प्रिज्म आपने ऐसे लिया हुआ है, यहाँ से रे इंसिडेंट हो रही है, ये ऐसा हुआ है, ये ऐसा, थोड़ा सा नॉर्मल कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये गई और ये ऐसा है, ऐसा ऐसा, और फिर ये ऐसा था, तो रे कहाँ जानी थी, ऐसे जानी थी, तो रे डेविएट हुआ है और डेविएशन एंगल यहाँ पे डेल्टा में है। हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है, इसका मान ये डिस्पर्सन एंगल इसका डिस्पर्सन एंगल D है और इसका डिस्पर्सन एंगल D डैश है, मतलब ये जाएगा म्यू V माइनस म्यू R इंटू ए, ये A है और ये A डैश है, बराबर म्यू डैश V माइनस म्यू डैश R इंटू A डैश, म्यू R डैश किसका है, इसका है, ठीक है। तो ये आपके पास है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन क्या हो रहा है कि डिस्पर्सन एंगल इसका क्या हुआ है ना, कि अभी क्या हुआ है, ऐसे ये वाले प्रिज्म से क्लॉकवाइज आपके पास ये रेज टर्न हुई है और देन एंटी क्लॉकवाइज चली गई है, तो ये डिस्पर्स तो हुआ था, बाद में फिर से व्हाइट लाइट बन गया, व्हाइट लाइट ही निकला है, तो ये अपने जो एक्चुअल पाथ था उस पाथ में ना जाके किसी और पाथ में जा रही है, तो डेविएट हो गई है, बट डिस्पर्सन नहीं हुआ है, क्योंकि जितना डिस्पर्सन ये हुआ था उतना ही डिस्पर्सन ये अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया है, तो इन दोनों के डिस्पर्सिव एंगल बराबर होते हैं, इसलिए ऐसा ये होता है, ठीक है। हमारे पास कहानी ये है डिस्पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। अब डेविएट नहीं होना है, डिस्पर्सन होना है, इस पर ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम लोग इसको ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ ऐसा है, ए डैश है और ये ए है, यहाँ से लाइट रे मान लीजिए इंसिडेंट हुई है और ये ऐसा, ये ऐसा, ये कुछ ऐसा,
और फिर ये ऐसा गया और ये ऐसा गया, ऐसा गया, जैसा ये लाइट है एक ऐसे चली गई, एक ऐसा गया है और ये मान लीजिए ऐसे चला। तो जो आपके पास ये रे का एक्चुअल डायरेक्शन था ऐसा, तो ये हो गई रेड, ये वायलेट एंड येलो। तो क्या हुआ बच्चे, यहाँ पर रेड एंड जो वायलेट लाइट है अपने डायरेक्शन से डेविएट हो गई है, लेकिन यहाँ पर जो मीन लाइट है, जो मीन बीम है या लाइट रे है वो वाई है, येलो लाइट है वो मीन वाली जो लाइट है एक्चुअल पाथ के पैरेलल है। तो यहाँ पर लेटरल शिफ्ट हुआ है बट डेविएशन नहीं हुआ है। तो यहाँ लाइट क्या हुई है, अलग अलग कलर की दिख रही है, तो डिस्पर्सन तो हुआ है लेकिन डेविएशन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए बराबर म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू ए डैश यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जितना डेविएशन ये क्लॉकवाइज देगा उतना ही डेविएशन ये एंटी क्लॉकवाइज दे देगा। तो क्या हो जाएगा, डेविएशन नहीं होगा बट यहाँ पे डिस्पर्सन आपको मिलेगा। तो आई होप आपको क्लियर है। अब एक लास्ट पॉइंट बचता है ऑप्टिकल अबरेशन। ठीक है, तो वो पढ़ा लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए लिखिए, नेक्स्ट रीडिंग है ऑप्टिकल अबरेशन। ठीक है, तो ऑप्टिकल अबरेशन होता है कि स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल अबरेशन। ठीक है, तो स्फेरिकल अबरेशन कहाँ पे मिलता है, मिरर में मिलता है। ठीक है, तो मिरर में क्यों मिलता है सर, मान लीजिए यहाँ पर मैं इधर बना दूं जगह में। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे रेंज आई हुई है। ठीक है, तो ये जो अबरेशन मिलता है, ऑप्टिकल अबरेशन मिलता है, जो स्फेरिकल अबरेशन है या स्फेरिकल ऑप्टिकल अबरेशन है, वो बच्चों मिलता है मार्जिनल रेज के लिए। तो जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर होती है तो फोकल पॉइंट पे रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज नहीं होती है, तो कहीं और कन्वर्ज होती है तो इमेज अलग बनता है। बट जो आपके पास पैरेक्सियल रेज रहती है तो वो फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज होती है। तो ये मान लीजिए आपके पास पैरेक्सियल रेज है तो ये ऐसे यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, लेकिन आपके पास जो ये वाली रेज है तो ये कहाँ हो रही है, इसके बाद कहीं कन्वर्ज हो रही है, तो आपके पास इमेज बन रहा है। तो इमेज का एक लाइन बना है, पॉइंट फॉर्म में नहीं बना है। तो इस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल अबरेशन। इस ऑप्टिकल अबरेशन को हम लोग या स्फेरिकल ऑप्टिकल अबरेशन को हटाने के लिए हम लोग यहाँ स्टॉप्स यूज कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा क्या करिए, ऐसा ले लीजिए, ये इसको ढक दीजिए और यहाँ पे केवल पैरेक्सियल रेज को जाने दीजिए, तो पैरेक्सियल रेज जाएगी तो फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी। तो जो आपके पास स्फेरिकल अबरेशन है वो क्या हो गया, गायब हो जाएगा। तो इसको हम लोग बात करते हैं कि इस तरह से स्फेरिकल अबरेशन को हम लोग दूर कर सकते हैं। स्फेरिकल अबरेशन केवल मिरर में होता है, लेंस में नहीं होता है, क्योंकि लेंस में जो आपके पास फोकल लेंथ होती है वो आपके पास डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, इसलिए वहां पर स्फेरिकल अबरेशन नहीं होता है, वहां पर होता है क्रोमेटिक अबरेशन होता है। तो आइए हम बात करते हैं, क्रोमेटिक से क्लियर ही है वेवलेंथ। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला आपके पास जो है, पहला ये हो गया, दूसरा है आपके पास क्रोमेटिक अबरेशन। ठीक है, क्रोमेटिक अबरेशन, तो ये लेंस है मान लीजिए और यहाँ से रेज आ रही है, तो रेज जब आएगी तो यहाँ पर वायलेट है और रेड है, तो वायलेट वाली रेज पहले कन्वर्ज हो जाएगी और जो रेड वाली लाइट रहेगी वो बाद में कन्वर्ज होगी। तो एफ रेड ये है और एफ वायलेट ये है, तो अलग अलग रेज के लिए आपके पास जो फोकल लेंथ है वो अलग अलग रहेगी, तो वो अलग अलग जगह पे कन्वर्ज होगी। तो एक ही पॉइंट का दो या तीन इमेज बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिक अबरेशन बोलते हैं। तो ये इस तरह का एक ऑप्टिकल डिफेक्ट है जो इंस्ट्रूमेंट में पाया जाता है। तो आपके पास स्फेरिकल अबरेशन होता है मिरर में, और उसको दूर करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं। और आपके पास इस तरह से जो अबरेशन होता है तो ये होता है हमारे पास क्रोमेटिक अबरेशन होता है। क्रोमेटिक अबरेशन फोकल लेंथ में अलग अलग होने की वजह से जो आपके पास कन्वर्जिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है। तो एक ऑब्जेक्ट का इमेज अलग अलग दो बनते हैं, तीन बनते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिक अबरेशन। ठीक है, तो अभी आपके पास ये सारा कुछ हो गया, थ्योरी पढ़ाई है, लगभग सारा पॉइंट हमने कवर कर लिया है। और कल हम लोग जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, श्योर शॉर्ट में बोलता हूँ, तो जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होंगे कल हम लोग वो एमसीक्यू कर लेंगे और थोड़ी कमांड चैप्टर पे आ जाएगी, एंड देन हम उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर
स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और घर पे रहिए। आज फुल लेंथ का पेपर है तो अच्छे से सॉल्व कीजिए। थैंक यू।